समझती हो सर क्या? को सेलिब्रेट किया जाता हम है लोग वो और तो जानते हैं। आपसे ये वो मनाया जाता है और इसकी दूरी किस तरह से रिलीवेंट होती है। एवरी ईयर एक डिफरेंट थीम के देखो साथ ये सीरियल सेलिब्रेट किया जाता ये है लड़की, हाँ और इस बार मतलब की उसको थीम है लड़की टुगेदर फॉर हेल्थ टू दुलारी, स्टैंड विद साइंस। तो हेल्थ के लिए हाँ आप साइंस के सेम साथ थोड़ा किस तरह से खड़े हो सकते हैं वो समझाना है इस बार की थीम का ऊपर। तो ये एम्फसाइज करता है कोलैबोरेशन को, जिससे कि साइंस हेल्थ की जो हेल्थ साइंसेज है वो आपकी एक एविडेंस बेस्ड का मतलब क्या है कि हाइपोथेटिकल चीजें ना हो बल्कि कॉन्क्रीट चीजें आपके पास एविडेंस होगी, आपकी चीजें किस तरह से हो रही हैं, स्वास्थ्य किस तरह से किन फैक्टर से प्रभावित हो रहा है, उन्हें ध्यान में रखते हुए एक्शन लिया है। आखिर ये चीज इतनी रिलेवेंट क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो साइंस का फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर। आज हेल्थ केयर में आप देखेंगे जब भी आप किसी हॉस्पिटल में एंट्री लेने से लेके एक आईसीयू में जाने तक, अगर आप कहीं भी देखेंगे वहां पे मॉडर्न बहुत सारी मशीन्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो मशीन्स कहाँ से आई है? वो मशीन्स आपकी आई है इंटीग्रेशन ऑफ साइंस विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन से लेके आप बायोटेक्नोलॉजी तक का समावेश देखेंगे आज के आप मॉडर्न हेल्थ केयर। साथ में जब ग्लोबल क्राइसिस की कोई भी अगर ऐसी घटना होती है जो ग्लोबल क्राइसिस की कैटेगरी में आती है, वो डिमांड करती है एक कलेक्टिव रेस्पॉन्स। किस तरह से? जैसे कि आपने कोविड के टाइम में देखा था, उस समय पर केवल ये जरूरी नहीं था कि डॉक्टर्स ही काम करें, वहां पे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी था कि जल्दी से जल्दी नए वैक्सीन डेवलप किए जाए, बहुत सारा सुविधा से लैस हॉस्पिटल्स को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयार किया जा सके, जो कि एक साइंस की ही देन। साथ में जो नए चैलेंजेस अराइज होते हैं उनके बारे में पता करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उन पे शोध किया जाए और उन्हें बेहतर समझा जाए। साथ में एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है हेल्थ केयर के क्षेत्र में, वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, समाज के किसी भी तबके से आते हो, आपको एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बहुत सारे देशों को, न केवल भारत के लिए, विश्व के अधिकतर देशों में ये चुनौती है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अधिक महंगी है और इक्विटी का अभाव। अभी ग्लोबल हेल्थ सिनेरियो की अगर हम बात करें तो क्या है कि अराउंड 4.5 बिलियन लोग जो है वो नॉर्मल जो हेल्थ फैसिलिटी है उनके अभाव में जी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है जो कि आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में जी रही है, और ये डेटा WHO से मिला है। साथ में हेल्थ इनइक्वालिटी जो है वो सारे के सारे लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ में देखने को मिलती है, और हमारा जो देश है भारत वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, तो हम भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो है वीक हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि डिजीज के बर्डन से जूझता है, और वो डिजीज केवल ऐसी डिजीज नहीं होती है कि आपको कोई इंफेक्शन हुआ और वो डिजीज हो गई। एक डबल बर्डन है जो कि है लाइफस्टाइल डिजीज से जुड़ा हुआ। आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जो अगर कोई भी इंफेक्शन भी ना हो, कोई आपको बाहर से कोई डिजीज आके अटैक ना भी करे, फिर भी आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि फिजियोलॉजिकली आप वीक होते होते बीमार हो जाएंगे। तो ये एक डबल बर्डन सिचुएशन है। मेजर हेल्थ चैलेंजेस क्या है? मेजर हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज को सभी लोग जानते हैं, जैसे कोई भी ऐसा वाहक जो कि आपको इन्फेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी को, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगल इन्फेक्शंस है, ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज की कंडीशन में आते हैं जब ये आपको इन्फेक्ट करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं आपकी बॉडी में। दोज ऑल डिजीजेस आर इन्फेक्शियस डिजीज। अगर नेक्स्ट आते हैं एनसीडीज। एनसीडीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जा सकते। जैसे आप किसी को टच करते हो या उसके साथ रहते हो तो वो आपके अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे, वो होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, शॉर्ट में एनसीडीज। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी एक मेजर हेल्थ चैलेंज है। जैसे अभी आने वाले समय में आप देखेंगे गर्मियां बढ़ती जाएंगी, लू चलेगी, उस टाइम पे बहुत सारे हेल्थ रिस्क बढ़ते चले जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज इज आल्सो वन ऑफ द मेजर हेल्थ चैलेंजेस। अनदर इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस।
अक्सर कर देखने को मिलता है कि जब भी किसी को थोड़ा सा बुखार आया, जुकाम आया, आप जाते हैं एक मेडिकल स्टोर पे, एक एंटीबायोटिक लेके खा लेते हैं, एंटीपायरेटिक लेते हैं, पैरासीटामोल विद एंटीबायोटिक। आपको ये भी नहीं पता होता वो एंटीबायोटिक कौन सा है, बस शॉप पे गए, आपने एंटीबायोटिक लिया, खा लिया। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो भी बैक्टीरियाज हैं ऑलरेडी परसिस्ट कर रहे हैं, वो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस शो करने लगते हैं, मतलब उनपे जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हैं उनका असर होना बंद हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज है अभी करेक्ट। अब हम फोकस यहाँ पे करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे, आखिर क्यों इतना जरूरी है। तो these account for around 74% of global नॉन नेचुरल डेथ्स होती हैं। नेचुरल डेथ्स को छोड़ दिया जाए, एजिंग से होने वाली डेथ को छोड़ दिया जाए, तो जो डिजीज से होने वाली डेथ है उनमें अराउंड 74% डेथ जो होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है। और मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मतलब हार्ट से जो जुड़ी हुई डिजीज है आपकी वो। सेकंड है कैंसर, अनदर इज डायबिटीज और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज से मतलब है जब आप एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हो जो आपको निरंतर सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है, दोज आर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। उसके बाद आती है लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि आपके की फैक्टर्स हैं, डिराइव करते हैं आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर एक बीमारी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 1960s में एक टर्म दिया गया था वन हेल्थ, लेकिन 1960s में ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर हुआ ऑलमोस्ट 2000 अर्ली 2000 में आके ये पॉपुलर हुआ। डॉक्टर कैल्विन ने दिया था ये वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ का मतलब क्या है? कई बार हम लोग सोचते हैं कि हेल्दी रहने से मतलब है कि अगर हम अपने स्वच्छ वातावरण में, मतलब अपना घर साफ सुथरा कर लिया, उसके अंदर एक एसी चला लिया, सैनिटाइज कर लिया सब कुछ और हम बैठ गए, नाउ वी आर इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए वन हेल्थ अप्रोच दिया गया था। ये अप्रोच कवर करती है ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। तो जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें, हमारे आसपास के जानवर स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहे हमारा पर्यावरण। अगर ये सभी स्वस्थ रहेंगे तो अल्टीमेट जो हेल्थ है उसका गोल अचीव किया जा सकेगा। आखिर वन हेल्थ जो है वो क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि अराउंड 75% ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो जूटोनिक होती है। जूटोनिक का मतलब क्या है? जूटोनिक का मतलब है ऐसी बीमारियां जो जानवरों से फैलती हैं। तो अगर आप जानवरों की हेल्थ का ख्याल नहीं करेंगे वो बीमार होंगे और वो बीमारियां फैलाएंगे आपके अंदर। जैसे उनमें से एक बीमारी का अगर मैं नाम लूं तो रेबीज। अगर हम अपने स्ट्रे डॉग्स को रेबीज की अगर वैक्सीन अगर रेगुलरली देते जाएं तो हमारे अंदर से ये डर खत्म हो जाएगा कि स्ट्रे डॉग ने अगर काटा तो हमें रेबीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, मिनिमाइज किए जा सकते हैं। लेकिन स्ट्रे डॉग्स के लिए इस तरह की कोई स्कीम नहीं चलाई गई है। इंस्टीड जाकर इवन गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि स्ट्रे डॉग्स को हटा ही दिया जाए, खत्म कर दो, बट इट इज नॉट द वे टू डील विद इट। अब नेक्स्ट आता है आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्रीजेस द पैथोजन स्पिलओवर्स। बायोडाइवर्सिटी लॉस से क्या मतलब है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट स्पीसीज मिलती है उनके लो होने से क्या होता है कि बहुत सारे रिजर्वॉयर से मतलब क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर मच्छर को खाने वाली मछलियां अगर आप तालाब से हटा देंगे तो मच्छर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और मच्छरों से होने वाली बीमारियां। तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक एग्जांपल है जो कि आपका डायरेक्टली रिलेट करता है कि पैथोजन स्पिलओवर किस तरह से होगा। क्लाइमेट चेंज के बारे में ऑलरेडी एक स्टूडेंट बता चुकी है तो मैं इसमें भी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्लाइमेट चेंज बहुत डेंजरसली अफेक्ट करता है और WHO एस्टिमेट कि अराउंड 250,000 एडिशनल डेथ per year will increase in coming future just because of extremities of climate. तो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस की अभी जस्ट बात की थी, उसके बस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे कि ये एक साइलेंट पैंडेमिक का रूप लेती चली जा रही है और खासकर हॉस्पिटल्स में इस तरह के बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के लिए भी रेसिस्टेंस है। उन्हें किल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है।
और ये किस चीज को लीड करता है? ये लीड करता है ट्रीटमेंट फेल्योर को और इंक्रीज मोर्टेलिटी को। और अगर इसी में अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इट मे कॉज अराउंड 10 मिलियन डेथ एनुअली बाय 2050। कोविड-19 जो है वो हमारे लिए एक लेसन की तरह था, जिसमें अगर साइंस, अभी जो थीम की बात की कि साइंस को हमें क्यों कोलैबोरेट करना, साइंस के साथ में इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है, तो कोविड-19 एक लेसन था। अगर साइंस इन्वॉल्व नहीं किया गया होता तो जो डेथ थी उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता। जैसे रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट जो है वो हमारे साइंस की ही देन है। ग्लोबल डेटा शेयरिंग, जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, चाइना का डेटा, अमेरिका का डेटा हमें जो मिलता जा रहा था, जो हमें ये शो कर रहा था कि कोविड आखिर किस तरह से कहाँ मूव कर रहा है, इन्फेक्शन किस तरह मूव कर रहा है, वो रैपिड डेटा शेयरिंग थी। और हाईलाइटेड गैप्स, जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ-कहाँ गैप्स हैं, उन वो भी रिसर्च से ही पूरे किए जा सकते हैं, साइंस की कोलैबोरेशन से ही पूरे किए जा सकते हैं। साइंस इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर इंटीग्रेशन किया जाए बायोलॉजी, डेटा साइंस एंड पब्लिक हेल्थ, ये आपको लेके जाएगा ट्रांसलेशनल रिसर्च की ओर। ट्रांसलेशनल रिसर्च क्या होती है? ऐसी रिसर्च जो केवल किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि जन सामान्य के बीच में जाए और जन सामान्य के बीच में वो जन जीवन को बेहतर बनाए। बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है? मैं बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मैं बस एक ही स्लाइड इस पे आपको लेके आता हूँ। जैसे अभी कोविड की बात की थी, तो कोविड में आपका आरटीपीसीआर था, वो बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। देन रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की देन थी। एंड देन आता है आपका, अभी एचआईवी का ट्रीटमेंट की बात की जा रही है कि नियर फ्यूचर पीपल विल बी फ्री फ्रॉम एचआईवी, तो वो जीनोम एडिटिंग की देन है। दैट इज आल्सो एन इनोवेशन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। क्रिस्पर-कैस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, इवन स्टेम सेल रिसर्च भी किए जा रहे हैं, वो सभी बायोटेक्नोलॉजी की देन है। इंडिया में क्या कंडीशन है आपकी? तो इंडिया जो है, इंडिया का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंडिया सफर करता है दो चीजों से। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो अभी भी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। दूसरा, इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि हम ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम फेस करते हैं, और मॉनसून के टाइम पे तेज गर्मी और बरसात से बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज को बढ़ावा देती है। तो इंडिया में ये सिचुएशंस है, और लेकिन इन सिचुएशन से जो करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पर अगर बात की जाए तो आयुष्मान भारत, जो कि लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वो लाई गई है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन काम कर रहा है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है, जो कि इन्फेंट से लेके आपके एक सर्टेन एज ग्रुप तक वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिससे कि मास लेवल पे इम्यूनाइजेशन किया जा सके। जगह जगह पे नए एम्स खोले जा रहे हैं, नए नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए जा रहे हैं। बट फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर केवल लोकल लेवल से काम नहीं करेगा। अगर बात फ्यूचर की बात करें तो हमें ग्लोबल हेल्थ की बात करनी होगी, जिसमें WHO जो है वो कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल हेल्थ रेस्पॉन्स पार्टनरशिप अक्रॉस गवर्नमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ और डेटा शेयरिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे हम एकेडमिया की, कि हमारे इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट्स किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें प्रमोट कर सकते हैं साइंटिफिक थिंकिंग। आप अपने आसपास के लोगों में साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ाएं, अंधविश्वासों को दूर करें लोगों के, और इम्पैक्ट जो साइंटिस्ट लोग हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा वो इम्पैक्टफुल रिसर्च करें, केवल पब्लिकेशंस पे ध्यान ना दें, बल्कि यूजफुल रिसर्च करें जो जनता की सेवा कर सके। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाए जाए, और जो गैप है साइंस और सोसाइटी के बीच में, उस गैप को फिल किया जाए। फ्यूचर ऑफ ग्लोबल हेल्थ जो है वो एआई से रिलेटेड है। जैसे हम हमेशा एआई की बात करते हैं, तो हेल्थ साइंस इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन दिस फील्ड। एआई जो है वो हमारी हेल्थ साइंसेस को भी बहुत ज्यादातर प्रभावित करेगा। अच्छे से भी कर सकता है, बुरी तरह से भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है हम एआई का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जीनोमिक जो बेस्ड थेरेपीज है, वो नियर फ्यूचर आपको अवेलेबल होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब गवर्नमेंट जो है इंटीग्रेटेड वे में काम करे और विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला सके। कंक्लूजन यही है कि हमारा टुगेदर फॉर हेल्थ इज नॉट ऑप्शनल, इट इज एसेंशियल।
हम इसे एज अ ऑप्शन लेके नहीं चल सकते, बल्कि ये मैंडेटरी अप्रोच है, उसे हम कभी भी एज अ ऑप्शनल चीज नहीं मानते। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, और अगर कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरीज आपके बीच में है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर।